हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 1st एंड 2nd ऑफ सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्योंकि कल संडे था, संडे को करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था। एंड वीकली करंट अफेयर्स में हमने सभी इंपॉर्टेंट डेज देखे थे। इंपॉर्टेंट डेज के बाद हमने डिस्कशन किया था पर्सन इन न्यूज़। पर्सन इन न्यूज़ के बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, नेशनल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की हैं वो देखी थी और 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। आई होप आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम 1st एंड 2nd सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यूजफुल देखने को मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं कि निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभालती हैं, इन्होंने नवरत्न स्टेटस प्रोवाइड किया है 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को। 4 और कंपनी हैं जिनको नवरत्न स्टेटस मिल गया है। तो विद द लेटेस्ट एडिशन द कंट्री नाउ हैज 25 स्टेट ओन नवरत्न कंपनी। अब हमारे देश में 25 नवरत्न कंपनी हो गई हैं और रिसेंटली 4 कंपनीज को अप्रूव किया गया है बाय द निर्मला सीतारमण। वो 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक। नेक्स्ट है रेलटेल। उसके बाद आती है आपकी NHPC, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कुछ 4 कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस रिसेंटली दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ कंपनी 25 हो गई हैं। यहाँ पर लिस्ट भी मैंने प्रोवाइड की है कि कौन कौन सी हमारे देश की नवरत्न कंपनी है, तो आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हो, PDF से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। हमको जो याद रखनी है वो लेटेस्ट नवरत्न कंपनीज याद रखनी है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, हुडको मतलब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इरडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये कुछ कंपनी है जिनको रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया गया था और अभी 4 और कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस दिया गया है। तो टोटल संख्या पहुंच चुकी है 25। तो 25 हमारे देश में नवरत्न कंपनी हो जाएंगी। अब नवरत्न कंपनी के क्या कोई फायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं? आंसर है यस। क्या बेनिफिट होते हैं? तो ये जो नवरत्न कंपनी होती है वो 1000 करोड़ रुपीस या फिर 15% ऑफ देयर नेट वर्थ वो किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिनके लिए इन्हें गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी, पहली चीज। इसके अलावा ये जो नवरत्न कंपनी होती है ये टेक्नोलॉजी फील्ड में एंटर कर सकती हैं और जॉइंट वेंचर को सेटअप कर सकती हैं। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा ये जो नवरत्न कंपनी है ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी एंटर करके फाइनेंशियली एक जॉइंट वेंचर सेटअप कर सकती हैं, होली ओन सब्सिडरी को सेटअप कर सकती हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ फायदे होते हैं अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी बनाया जाए। क्या कोई कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है नवरत्न कंपनी बनने के लिए? आंसर है यस, बिल्कुल। जैसे कि हमारे देश में सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आते हैं आपके हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट होता है। वैसे ही जो कंपनीज होती हैं पहले वो मिनी रत्न कंपनी होती हैं, देन प्रमोट होकर नवरत्न होती हैं और नवरत्न के बाद उन्हें महारत्न प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन या एलिजिबिलिटी है अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी हमें बनानी है? तो सबसे पहली बात, ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी होना चाहिए, तभी हम मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी को अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसकी एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए इन द 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर, मतलब लास्ट 5 ईयर्स में मिनिमम 3 बार तो इनकी एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए। हैविंग अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव इन द आइडेंटिफाई 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनकी जो रेटिंग की जाती है, उनका जो परफॉर्मेंस चेक किया जाता है आपके 6 इंडिकेटर्स पे, तो इनका जो स्कोर है वो 60 या उसके अबव होना चाहिए, तभी हम आपको नवरत्न कंपनी में डेजिग्नेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये तो हो गई नवरत्न कंपनी, हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनी है? तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट देखना चाहते हो तो लिस्ट है, हमारी कंट्री में टोटल 13 महारत्न कंपनी मिल जाएंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट में यही शो हो रहा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डेटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सभी हमारे देश की महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, डन।
अगर आप लोग ने इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज में एक टॉपिक है जिसपे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, नवरत्न और महारत्न कंपनी। ठीक है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप इनके एमसीक्यू को भी अटेंड कर पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। बात करने से पहले मैं पीडीएफ के बारे में उन सभी स्टूडेंट को बताना चाहती हूँ जो पहली बार चैनल पे आ रहे हैं और करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ये जो करंट अफेयर्स है, डेली करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कहाँ पर? टेलीग्राम पे। पूजा जैन CA 247 ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो, प्ले स्टोर में जाकर पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो पूजा जैन क्लासेस जो एप्लीकेशन है वहां पर भी आपको ये पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी। सो पॉलिटी के 30 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है जो कि टॉपिक वाइज अवेलेबल है विद डिटेल सोल्यूशन। आप इसमें अपनी रैंकिंग को एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और इकोनॉमी, तो इकोनॉमी की भी टेस्ट सीरीज लाइव हो चुकी है। 15 टेस्ट मैंने अपलोड कर दी हैं, बस एक टेस्ट अपलोड होना बाकी है जिसमें हम बजट के एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में सिंस 1982 से हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट करते हैं एनुअली। तो 1 से लेकर 7 सितंबर। पर्पस क्या है? लोगों को एडुकेट करना अबाउट द हेल्दी ईटिंग्स और क्या यहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड होते हैं, कौन से फूड हमें लेने चाहिए जिससे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में उसको हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को एडुकेट करना है हेल्दी ईटिंग के बारे में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब थीम क्या है? थीम है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। आज 2 सितंबर है एंड 2 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। वर्ल्ड कोकोनट डे क्यों सेलिब्रेट हो रहा है? यहाँ पर आप सभी को पता है जो नारियल है, नारियल का पानी होता है, ऑयल होता है, उसके कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, इसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। तो लोगों को इसके एडवांटेजेस के बारे में बताने के लिए What is the purpose of this particular day? To raise awareness about the numerous advantages of the coconut worldwide. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी क्या थीम है? कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी। अब यहाँ पे 2 सितंबर को आज के दिन एक सेलिब्रेशन भी होना है, एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा और यहाँ पे जो वर्ल्ड कोकोनट डे का फंक्शन होगा उसमें एक नया बेवरेजेस ब्रांड को लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है कल्पा ब्लिट्स। ठीक है, इसको कौन लॉन्च कर रहा है आप देखेंगे, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कासरगोड, केरला, इस नए बेवरेजेस को, इस नए कोकोनट प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है जो कि एक रेडी टू ड्रिंक बेवरेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए। आइए अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। जैसे कि आपको पहला नाम देखने को मिल रहा है सतीश कुमार बदुगुरी का। तो सतीश कुमार बदुगुरी को इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। मैं ज़्यादा इन पर डिस्कशन इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स है और 3 मंथ के बाद अगर इनकी परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है या फिर कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट हो जाता है तो हम उनको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रख लीजिए कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इंटरिम CMD या फिर इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? सतीश कुमार को बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं HPCL के बारे में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके भी 3 महीने के लिए जो इंटरिम CMD बनाए गए हैं उनका नाम है रजनीश नारंग। दोनों नाम हो गए। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पर गंजी कमला वी राव। ठीक है, तो गंजी कमला वी राव, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है।
फसई के चीफ के रूप में। फसई का क्या मतलब होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक हमारे देश की स्टैच्यूटरी बॉडी है। हमने यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 में पास किया था और उसके बाद इस बॉडी का फॉर्मेशन किया है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है। तो यहाँ पे फसई की जो चीफ है उनको 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है, मतलब इनके टेन्योर खत्म हो रहा था 31 अगस्त को, इसको 31 अगस्त 2025 तक, मतलब 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। और इनका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा गंजी कमलावी राव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर शीतला देवी। इनको तो सभी लोग आप लोग जानते ही हैं, अर्जुन अवार्डी हैं शीतला देवी। और अगला नाम आता है राकेश कुमार। तो शीतला देवी और राकेश कुमार, इन्होंने मिक्स्ड इवेंट में हिस्ट्री क्रिएट की है। ठीक है, तो इंडिया मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम ऑफ शीतल देवी एंड द राकेश कुमार सेट न्यू पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड। और इन्होंने मिक्स इवेंट में जो टोटल इनका स्कोर है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, इट इज 1399 इन्होंने स्कोर किया है। और अब इसके बाद इनका कंपटीशन क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल में होगा डेफिनेटली, बट अभी इन्होंने एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही लिया है। तो एट द पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स द इंडियन मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी टीम ऑफ शीतल देवी एंड द राकेश कुमार सेट अ न्यू पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड विद अ कंबाइंड स्कोर ऑफ 1399, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये जो टीम है ये इंडोनेशिया एंड इराक की टीम के साथ 2 सितंबर मतलब आज के दिन क्वार्टर फाइनल में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब यहाँ पे बात हो रही है शीतल देवी के बारे में। तो शीतल देवी जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं और ये केवल 17 ईयर्स की हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शीतल देवी स्क्रिप्टेड हिस्ट्री एज शी बिकम द यंगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द वीमेंस पैरा आर्चरी। ठीक है, तो ये यंगेस्ट पैरा आर्चर है, इस बात को भी याद रखना है। शी बिकेम द यंगेस्ट कॉम्पिटिटर इन द वीमेंस पैरा आर्चर या आर्चरी। इसके अलावा इनको 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अर्जुन अवार्ड भी दिया था और 2023 में इन्हें बेस्ट यूथ एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था बाय द एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है शीतल देवी की जो आपको याद रखना है। मुझे लगता है कि ये नाम पहले भी सेट्स में आया हुआ है और आने वाले समय में भी ये नाम आपको एग्जाम में मिलेगा, तो शीतल देवी का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब भारत को टोटल अभी तक 2 सितंबर तक की बात कर रही हूं मैं, अभी तक भारत को 7 मेडल मिल चुके हैं और 1 गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 3 ब्रोंज मेडल हमको मिले हैं। मैंने काफ़ी सारे नाम आपके साथ डिस्कस भी किए, एक बार पैरा ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे फिर हम साथ में सारे नाम को डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एक और नाम आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ निषाद कुमार का। निषाद कुमार एक पैरा हाई जंपर है, ठीक है, और इन्होंने T47 कैटेगरी में रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो निषाद कुमार बैग्स सिल्वर इन द मेंस हाई जंप T47 कैटेगरी और इनकी जो जंपिंग थी वो कितना था 2.04 मीटर का आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार इनको सिल्वर मिला है, जो लास्ट एडिशन 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स हुए थे तब भी इन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल को जीता था। ठीक है, तो निषाद कुमार एसोसिएटेड है विद हाई जंप। ठीक है, अगला नाम देखेंगे यहाँ पे। अगेन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट यूथ आइकन्स के बारे में। तो फिक्की ऑनर आयुष्मान खुराना एंड द नीरज चोपड़ा एज अ यूथ आइकन ऑफ इंडिया। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की। रिसेंटली इन्होंने यंग लीडर अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया था इन न्यू दिल्ली और यहाँ पे 2 आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी को फिक्की यंग लीडर यूथ आइकन अवार्ड दिया है। वो यंग लीडर यूथ कौन है? आंसर हो जाएगा पहले तो आयुष्मान खुराना है जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार है और दूसरा नाम आता है नीरज चोपड़ा का जो कि हमारे गोल्डन बॉय है, जेवलिन थ्रो से एसोसिएटेड है। ठीक है, भाला फेंक से इनका संबंध आपको मिल जाएगा। चलिए, इस न्यूज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया था, फाइनली यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई है, इसलिए ब्रीफ में एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गौबा रिटायर्ड एंड टीवी सोमनाथन टेक्स ओवर एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 30 अगस्त को लॉन्गेस्ट सर्विंग, याद रखेंगे मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा का रिटायरमेंट हो गया है 30 अगस्त को और उनको रिप्लेस कौन कर रहे हैं? टीवी सोमनाथन। और टीवी सोमनाथन जो कि पहले हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब ये हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और ये किस नंबर के हैं? तो 33 नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी आपको कौन मिल जाएंगे? टीवी सोमनाथन देखने को मिल जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर है। अगर पूछ लिया जाए कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे, तो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी आपको
NR पिल्लई देखने को मिलेंगे। NR पिल्लई पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे और इनका टेन्योर 6 Feb 1950 से स्टार्ट हुआ था। 6 फरवरी 1950 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अब कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है? जो हमारी कैबिनेट सेक्रेटरीट है, मतलब हमारा जो सचिवालय है, वो उसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो मंत्रिमंडल है, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके हेड आपको मिल जाएंगे कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं सिविल सर्विस बोर्ड के। ओके, चलिए अब यहाँ पे 3 और अपॉइंटमेंट हुई हैं। वियतनाम अपॉइंट्स 3 न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। याद कीजिए कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में विजिट पे आए हुए हैं और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? फाम मिन चिन है। ठीक है। और अभी रिसेंटली 3 नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कहां पर? वियतनाम में। इनके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली किस कंट्री ने अपने देश में 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है, तो आंसर हो जाता है वियतनाम। ऐसा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने रिसेंटली 3 नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है फॉर द 2021 to 2026 टर्म। कौन कौन है वो? तो आप देखेंगे गुआन हुआ विन, हो डुक फोक और बुई थान सॉन। ठीक। अब यहाँ पे वियतनाम की कैपिटल हनोई होती है और वियतनाम की करेंसी डोंग है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं नेशनल इवेंट पे, स्टेट इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट में। उसके बाद हम डिफेंस को डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ MCQ। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर सेशन पे पहली बार आ रहे हैं तो सेशन को आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंटीग्रेट डिजी लॉकर फॉर द फास्टर रिक्रूटमेंट। आप लोग ने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा। एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली स्टोरेज होता है जहां पर आप अपने सारे के सारे मार्कशीट, ID वगैरह सब कुछ आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उस पर स्टोर कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर कहीं आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, सब कुछ आप डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडियन रेलवे ने इंटीग्रेट किया है डिजी लॉकर को विथ इट्स रिक्रूटमेंट पोर्टल एंड अलाउइंग एस्पिरेंट टू लिंक देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि रेलवे का जो प्रोसीजर है वो कितना ज़्यादा फास्ट है, राइट? कितना ज़्यादा फास्ट है। कब ये लोग फॉर्म निकालते हैं, फिर कब एग्ज़ाम लेते हैं और फिर ज्वाइनिंग, तो मतलब 2 साल तो लग ही जाते हैं ज्वाइनिंग होते होते। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा फास्ट अप करने के लिए कि 18 से लेकर 24 मंथ की जो आपकी प्रोसेसिंग टाइम है, इसको रिड्यूस करके 6 मंथ करने के लिए इस नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। दिस इंटीग्रेशन अलाउ जॉब एस्पिरेंट टू लिंक देयर डिजिटल डॉक्यूमेंट which are considered equivalent to the original physical one. Okay, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। UK's University of Southampton is coming to the Gurugram and the first foreign university in India under the UGC। ऐसा नहीं है कि भारत में और कोई यूनिवर्सिटी, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कैंपस भारत में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है ये पहली यूनिवर्सिटी है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, जो कि UGC मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के जो भी नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों के भी जो कॉलेजेस होंगे वो कहीं ना कहीं से एफिलेटेड होंगे। तो मैक्सिमम हमारे देश में जो कॉलेजेस होते हैं वो UGC के नॉर्म्स पे ही अप्लाई होते हैं, उनसे ही ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे UGC के नॉर्म से चलने वाली पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी को सेटअप किया जा रहा है। तो इसलिए आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी, जैसा कि लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग, ये ऑलरेडी भारत में इनके कैंपसेस आपको गिफ्ट सिटी गुजरात में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन है, ये फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस इंडिया में सेटअप किया जाएगा और जो ऑपरेट होगा UGC नॉर्म से। कहाँ पर सेटअप होगा? ये गुरुग्राम में आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा। मतलब इस यूनिवर्सिटी का कैंपस गुरुग्राम में आपको देखने को मिलेगा। इनका प्रोग्राम है कि 8 से लेकर 10 ईयर्स के बीच में, 8 से लेकर 10 साल के बीच में लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट को इनरोल करा के उनको यहाँ से ग्रेजुएट करना है। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इज अमंग द टॉप 10 इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग
और इनका यूजीसी ने कहा है कि इनका जो पहला एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा वो जुलाई 2025 से इनका पहला एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा। और यहाँ पे अभी फैकल्टीज की हायरिंग चल रही है, इंडिया से भी और विदेशों से भी फैकल्टीज को यहाँ पे लाया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारा टारगेट है कि 500 फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैंपस को हम इंडिया में सेटअप करें। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इज अ पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये आपकी एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली एनसीआर कैंपस, मतलब आपका जो गुरुग्राम वाला एरिया है वहां पर इसको सेटअप किया जाएगा, जो कि एजुकेशन, रिसर्च, नॉलेज एक्सचेंज और एक्सपर्टीज को शेयर करने वाली है हमारे देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज आती है बिहार से। राजगीर, बिहार टू होस्ट द 8th वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो 8 नंबर की वीमेंस चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट करने वाला है बिहार, राजगीर में होगी। ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, मतलब लगातार दूसरी बार है कि इंडिया यहाँ पर वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी को होस्ट कर रहा है। इसका जो लास्ट एडिशन था, मतलब 7th नंबर का एडिशन, तो 7th नंबर का भी एडिशन वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का भारत में ही हुआ था। भारत में कहाँ पर? रांची, झारखंड में। और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इंडिया इसको होस्ट करने वाला है राजगीर, बिहार में। एशियन हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है डेटो फ्यूमो ओगुरा, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया विल होस्ट द 8th वीमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2024। इसको हॉकी इंडिया और बिहार गवर्नमेंट, हॉकी इंडिया एंड बिहार गवर्नमेंट मिलके होस्ट करेगी 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में। सिंस 2010 में पहली बार पहला एडिशन हुआ था। तो सिंस 2010 आपको एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा देखने को मिलेगा कि एवरी ईयर वीमेंस एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। और साउथ कोरिया जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि साउथ कोरिया ने 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। और सेकेंड नंबर पे जापान और इंडिया आपकी सक्सेसफुल टीम देखने को मिलेंगे। जापान और इंडिया ने 2-2 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अगर हम बात करेंगे एशियन हॉकी फेडरेशन के बारे में, तो इसमें 31 कंट्रीज मेंबर मिल जाएंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर, मलेशिया में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। ठीक है, इस टूर्नामेंट को आप देख सकते हो, पहली बार 2010 में कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया, विनर भी साउथ कोरिया थी। फिर आप देखेंगे बाकी इवेंट आप देख सकते हो, इंडिया ने 2016 में जीता है। फिर इंडिया ने जो लास्ट एडिशन भारत ने होस्ट किया था ना झारखंड में, तो वो यहाँ पर भारत ने जीता है, जापान को डिफीट किया था। ओके है जी, डन। और यहाँ पे 2024 का ये जो इवेंट है वो राजगीर, बिहार में नवंबर में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 5th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हेल्ड इन मुंबई। अब यहाँ पे 5वें नंबर का ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है? मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में। ठीक है, ये जो फिनटेक फेस्ट है इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में, 2021 से। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमें अपने देश में ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम बनाना है। फिनटेक क्या होता है? जहाँ पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज को इंटीग्रेट किया जाए, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो यही आपका फिनटेक कहलाता है। तो भारत को एक ग्लोबल हब में बनाना है, फिनटेक इंडस्ट्री भारत पर डेवलप करनी है, इसलिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को 2021 से भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये आपको 5th नंबर का फिनटेक देखने को मिल जाएगा इन मुंबई, महाराष्ट्र। ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो एनपीसीआई, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड द फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल ने, इन तीनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। ये जो फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल है, तो फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल का फॉर्मेशन 2018 में हुआ था। वहीं अगर हम एनपीसीआई के बारे में बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन 2008 में हुआ है। और ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि जितने भी आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब की नोडल बॉडी या एजेंसी आपको एनपीसीआई देखने को मिल जाएगी। और इसका सेटअप, इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर किया गया है, 2008 में। अब यहाँ पे जो फिनटेक फेस्ट हुआ है इसकी थीम तो कुछ रही होगी। तो जो 5th एडिशन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का है उसका थीम है ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल एआई, इंक्लूजन एंड रेजिलेंट। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए अब ये कौन है? ये है मनसुख मंडाविया जी। ठीक है,
और ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को संभालने का काम मनसुख मंडाविया जी करते हैं। और रिसेंटली उन्होंने रीसेट करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप देख सकते हैं लॉन्च ऑफ रीसेट। ठीक है, अब इस रीसेट का नाम क्या है? रीसेट का फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी स्पोर्ट पर्सन है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जो कंपटीशन या प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भारत का रिप्रेजेंट किया है, तो ऐसे सभी स्पोर्ट पर्सन जो कि रिटायर हो गए हैं, अब उनके फर्दर करियर का क्या, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए, इसलिए यहाँ पे रीसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसका एब्रीविएशन, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये आपका रीसेट प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। द इनिशिएटिव वॉज इंट्रोड्यूस ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे था, तब इसको अनाउंस किया गया था, टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट इन देयर पोस्ट स्पोर्ट करियर। ठीक है, एम क्या है? Reset program aim to provide retired athlete with the knowledge and skill necessary for career development। तो यहाँ पे जो भी रिटायर एथलीट है उनको जो जरूरत है डिमांड के अकॉर्डिंगली, मार्केट के अकॉर्डिंगली उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे वो भी फर्दर अपने करियर को डेवलप कर सके। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, ये स्पोर्ट पर्सन है, इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इनको फर्दर ट्रेन किया जाएगा कि आप किस तरीके से गाइड कर सकते हो, मेंटोर कर सकते हो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मतलब आप भारत को एक स्पोर्ट हब बनाने में, ग्रोथ करने में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी ये काम किया जाएगा, क्योंकि जो रिटायर्ड एथलीट है उनको एस्पायरिंग जो आने वाले समय में यंग एथलीट है उनके साथ कनेक्ट किया जाएगा और ये लोग उनको मेंटोर करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से ये इसका पर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। डन। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रिटायर्ड एथलीट एज बिटवीन 20 to 50 ईयर्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। विनर ऑफ इंटरनेशनल मेडल और द पार्टिसिपेंट इन द इंटरनेशनल इवेंट। फिर नेशनल मेडलिस्ट, स्टेट लेवल पे आपको कोई मेडल मिला है या और कोई आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, तो आप इन सभी वो सारे कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है? तो 2 लेवल का आपका एजुकेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। फॉर पार्टिसिपेंट विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 12 एंड अबव एंड फॉर पार्टिसिपेंट विद क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 11 एंड बिलो। तो 2 अलग अलग सेगमेंट पे यहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जाएंगी। ठीक है, और ये जो रीसेट प्रोग्राम है ये हाइब्रिड फॉर्मेट है, मतलब आप ऑनलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हो और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च इन गोवा। अब ये पहला है जिसको भारत में डेवलप किया गया है जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा, और इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। नाम याद रखेंगे इसका, समुद्र प्रताप क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो समुद्र प्रताप इंडियन कोस्टल गार्ड का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसको लॉन्च किया गया है बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, फॉर द इंडियन कोस्टल गार्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे समुद्र प्रताप, इट इज अ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब पूरे तरीके से भारत में निर्मित पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल को लॉन्च किया गया है। इस वेसल को डिजाइन या डेवलप किसने किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। ये वेसल क्या करेगा? तो ये वेसल जो ऑयल स्पिल हो जाता है या फिर जो पोल्यूशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल करने का काम करेगा। द वेसल इज डिजाइन टू कंट्रोल एंड मैनेज पॉल्यूशन, स्पेशली टारगेटिंग ऑयल स्पिलेज along the country's sea coast। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं। ये जो समुद्र प्रताप नाम है इसको नीता सेठ ने नामकरण किया है। पहली चीज, ये जो वेसल है वो 114.5 मीटर का आपको लेंथ में देखने को मिल जाएगा एंड 16.5 मीटर ब्रेथ में देखने को मिलेगा। ये जो वेसल है ये 4000 टन आपका वाटर डिस्प्लेस करने में कैपेबल है। फिर GSL लीडिंग इंडियन शिपयार्ड, इन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इस तरीके के सिमिलर 2 वेसल्स बनाने थे। पहला वेसल बन चुका है समुद्र प्रताप और दूसरा वेसल बनाया जाएगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 583 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट गोवा शिपयार्ड ने साइन किया था।
इट हैज एन ऑयल रिकवरी रेट ऑफ 300 टन पर आवर। तो 300 टन पर आवर ये ऑयल की रिकवरी करने में कैपेबल है। अब ऑयल को जो आप रिकवर कर रहे हो उसके लिए आपके पास स्टोरेज टैंक भी होना चाहिए, तो 300 टन के स्टोरेज टैंक इसके पास है और ये 1000 टन तक एक्सटेंड कर सकता है अपने स्टोरेज टैंक को। तो ये सारी बातें हैं समुद्र प्रताप के बारे में। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज देखेंगे। पहली न्यूज है इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है तबार कंडक्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद अ स्पेनिश नेवी शिप जिसका नाम है अटल्या। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये है स्पेन जिसकी कैपिटल आपको मैड्रिड देखने को मिल जाएगी और स्पेन की बॉर्डर आपको मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर से भी देखने को मिल जाएगी। तो यहीं पर स्पेन की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई है जिसमें इंडियन नेवल शिप ने तबार ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विस्तारा टू मर्ज विद एयर इंडिया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि मर्जर हो रहा है किसका, विस्तारा का और एयर इंडिया का, और ये जो मर्जर है वो 12 ऑफ नवंबर से इफेक्ट में आएगा। तो विस्तारा विल मर्ज विद एयर इंडिया फ्रॉम 12 ऑफ नवंबर when its operation will be carried out by the Air India and all the booking will be redirected to the Air India website। तो अब इसका सारा काम कौन करेगा, एयर इंडिया ही करेगी। विस्तारा के सीईओ कौन है, विनोद खन्ना है, और एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। डन। चलिए अब यहाँ पे कुछ और भी न्यूज है लेकिन उनको हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। जैसे कि पहली न्यूज है रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट एकेडमी एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एट विच प्लेस। तो यहाँ पर स्पोर्ट एकेडमी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिहार में सेटअप की जा रही है। कहाँ पर, आंसर हो जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आप देख पाएंगे। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट एकेडमी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी इन राजगीर। खास बात यह है कि पहली फैसिलिटी है भारत में जिसमें आपको कंबाइंड कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी एक सिंगल लोकेशन पे मिल रही है बिहार के राजगीर में। ये इंडिया का पहला है जहां पर आपको स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट हॉस्पिटल मतलब सारी चीजें एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इज इक्विप्ड विद 24 बेड हॉस्पिटल। यहाँ पे अगर कोई एथलीट है इंजर्ड हो जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए 24 बेड हॉस्पिटल भी यहाँ पर होगा विद मॉडर्न फैसिलिटीज। इसके अलावा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये 24 टाइप ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स को कंडक्ट करने में सपोर्ट करता है, कंडक्ट कर सकता है। यहाँ पर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड एथलेटिक्स ओपन किया जाएगा। तो रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलीट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा जिससे हम न्यू टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा द स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन स्पोर्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड साइंस। तो और स्पोर्ट लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन विल द फर्स्ट इंडिजीनियसली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप। अभी हमने देखा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको रेडी किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला नाम देखेंगे सबीना सोल। सबीना सोल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच सी, रेड सी, ब्लैक सी, साउथ चाइना सी या फिर अरेबियन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एसएससी जानबूझ के डालता है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ चाइना सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर चाइना आपको मिल जाएगा, यहाँ ये चाइना है और चाइना के पास ये जो एरिया है ये साउथ चाइना सी का है। अब साउथ चाइना सी या चाइना के बारे में बात करें तो चाइना ने यहाँ पे एक 9 डैश लाइन, ये 9 डैश लाइन फॉर्म की है। ठीक है, और एक इमेजिनरी लाइन है जहां पे क्लेम करता है कि जहां तक 9 डैश लाइन है वो सारा एरिया चाइना का है। मतलब लगभग 80% साउथ चाइना सी का जो एरिया है उस पर क्लेम करने का काम कौन करता है, चाइना करता है। मतलब काफी ज्यादा डिस्प्यूट आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा। अब यहीं पर साउथ चाइना सी में आपको एक स्पार्टली आइलैंड देखने को मिल रहा है। ये जो स्पार्टली आइलैंड है यहां पर आपको ये देखने को मिलेगी सबीना शॉल। ठीक है, अब रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि चाइना के नेचुरल रिसोर्स मिनिस्ट्री ने नया एक सर्वे, एक रिपोर्ट जारी की है ऑन द डिस्प्यूटेड सबीना शॉल इन द साउथ चाइना सी। इसलिए आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको रीफ देखने को मिलती है, ओशियन कोरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और सबीना शॉल का एक और नाम है, इसको हम जिनविन रीफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है द टर्म डाउटफुल वोटर और द डी वोटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज हैज बीन प्राइमरली यूज्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो डिफॉल्ट वोटर या फिर डाउटफुल वोटर या फिर डी वोटर, ये सारे टर्म्स हमने अभी रिसेंटली न्यूज में देखे हैं। ये सब एसोसिएटेड है आसाम स्टेट से। तो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1.2 लाख पीपल्स को डी या फिर डाउटफुल वोटर आइडेंटिफाई किए, जिसमें से 41,000 आपको फॉरेनर्स देखने को मिल रहे हैं। ये डी वोटर्स क्या होते हैं? तो डी वोटर्स वो होते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1997। तो इस कॉन्सेप्ट को 1997 में इंट्रोड्यूस किया, और ये वो वोटर्स होते हैं जिनके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, जो प्रूफ नहीं कर सकते कि वो इंडियन नेशनल है। ठीक है, तो डी वोटर आर दोज हु कैन नॉट प्रूव देयर इंडियन नेशनलिटी। हम भारतीय हैं, आप अगर प्रूफ नहीं कर पाओगे तो वो डी वोटर कहलाता है, डाउटफुल वोटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी हैज बिकम द बिलियनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया। तो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया कौन सी सिटी बन गई है? रिसेंटली हमने बीजिंग, चाइना के जो बीजिंग है उसको ओवरटेक कर लिया, सरपास कर लिया है, और मुंबई जो शहर है वो बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है रिसेंटली। ये 2024 की जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट पब्लिश हुई है, इसमें इस डेटा को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया has launched the RESET program to empower retired sport person who have played for the country and brought eminence laurel to the nation. What is the full form of the RESET program? सिंपल सी बात है, RESET का फुल फॉर्म क्या है? तो हमको पता है, रिटायर्ड स्पोर्ट पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। नेक्स्ट, with a wealth of 11.6 lakh crore rupees, Gautam Adani replaced Mukesh Ambani and the टॉप द नंबर 1 स्पॉट इन द 2024 हुरुन इंडिया रिच लिस्ट। तो अभी जो हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई है उसमें गौतम अडानी ने ओवरटेक कर लिया है मुकेश अंबानी को, और अगर इनकी देखा जाए टोटल वेल्थ 11.6 लाख करोड़ रुपीस है, और इंडिया के रिचेस्ट आपको पर्सन देखने को मिल जाएंगे गौतम अडानी एज पर दिस रिपोर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन मूवी स्टार ब्लैंक मेड इट टू द ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट। पहली बार इस लिस्ट में किसी एक इंडियन फिल्म स्टार का नाम भी आया है, उनका नाम क्या है? शाहरुख खान है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन अगस्त 2024 हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाइस एडमिरल राजेश धनकर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड है क्या? तो प्रोजेक्ट सी बर्ड इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा करवार, कर्नाटका में, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। और इसका पर्पस क्या है? हमारे जो फ्लीट्स हैं उनको सपोर्ट करना, वॉरशिप की मेंटेनेंस करना, इसके लिए इसको डेवलप किया जा रहा है प्रोजेक्ट सी बर्ड। ऑलरेडी जो फर्स्ट फेज है वो 2005 में शुरू हुआ था, और अभी सेकेंड फेज पे काम चल रहा है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे डिस्कशन करते हैं। इंडियाज अवनी लेखरा and the Mona Agrawal won the gold and the bronze medal respectively in the women's blank air rifle competition at the Paris Paralympics। तो यहाँ पे अवनी और मोना, इन्होंने, एक ने, अवनी ने गोल्ड मेडल, मोना ने ब्रोंज मेडल जीता है। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल इवेंट में। ऑप्शन ए। इन द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप Aarti won a bronze medal in the women's blank race walk event with the national under 20 record time at the Lima in the Peru। तो सबसे पहली बात, ये जो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा था, ये लीमा मतलब पेरू में हो रहा था। यहाँ पर आरती ने ब्रोंज मेडल जीता है। तो पूछा जा रहा है इन्होंने किस कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है रेस वॉक इवेंट में। आंसर है 10,000 मीटर, ऑप्शन सी। 10,000 मीटर में रेस वॉक इवेंट में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, विच एडिशन ऑफ द वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 विल बिगिन एट राजगीर इन द बिहार ऑन 11th of November। तो हमें पता है 8 नंबर का एडिशन बिहार में होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज लिंक को शेयर करके जाएंगे। बाय बाय।